अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। ख़ातिन हज़रात, हमने अक्सर कायद-ए-आज़म की बातें सुनी हैं। कायद-ए-आज़म कैसे थे? कायद-ए-आज़म की लाइफ़ के बारे में हमने बहुत पढ़ा। स्टैनली वॉलपर्ट से लेकर जितने भी ऑथर्स हैं, कोशिश करते हैं कि जहाँ-जहाँ पे उनके बारे में कुछ पता चलता रहे, हम उनको पढ़ते रहें। और ज़ाहिर है वो एक इंस्पिरेशन है, हमारी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है, हमारे पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा नाम है उनका। उन्होंने हमें पाकिस्तान दिया, तो इसलिए उनको बाबा-ए-कौम भी कहा जाता है। तो लेकिन उनकी ज़िंदगी के बड़े पहलू ऐसे हैं जो जिनके ऊपर काम अ, अभी तक उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। लेकिन कुछ लोग हैं जो उनके जो ऐसे गोशे हैं जो अभी तक लोगों तक नहीं पहुँचे, उनके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। और आज उनमें से एक शख्सियत जो है वो हमारे साथ मौजूद होंगी। हम उनसे बात करेंगे, सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं और ब्यूरोक्रेसी में भी बड़े-बड़े पढ़े-लिखे लोग हैं, ये अब आपको पता चलेगा। और दूसरी बात ये है कि उन्होंने कायद-ए-आज़म के साथ उनकी जो बेगम साहिबा हैं, उनके ऊपर रिसर्च की है और उनके ऊपर एक किताब लिख डाली है। तो आज उनका ज़रा आज हम तज़िया करेंगे कि उनकी बेगम का क्या किरदार था। ज़ाहिर है एक कामयाब शख्स के पीछे एक औरत का तो हमने सुना हुआ है। तो कायद-ए-आज़म की जो बेगम थी उनका क्या रोल था, उसके बारे में आज ज़रा बात करेंगे और चलते हैं क्वेटा और बात करेंगे डॉक्टर साद एस खान साहब के साथ जो कि डीजी निपा हैं और सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं और उनसे आज बात करेंगे। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं? क्वेटा की हवाओं को, फ़िज़ाओं को सलाम और बड़ा बड़ा खूबसूरत शहर है, हमारे तो दिलों में बसता है और बलूचिस्तान तो वैसे ही मुझे बड़ा प्यारा है। तो कैसे हैं आप? ठीक-ठाक हैं जी? बिल्कुल ठीक-ठाक। और बलूचिस्तान में तो और ख़ास तौर पे क्वेटा में तो बड़ी ठंडी हवाएँ चल रही हैं। अनलाइक रेस्ट ऑफ पाकिस्तान, कराची वग़ैरह में इस वक़्त हाँ, बहुत तपिश है। तो क्वेटा में माशाल्लाह बड़ा प्यारा मौसम है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब ये मुझे ज़रा बताएँ कि एक तो ब्यूरोक्रेट और ऊपर से यानी आपकी लाइफ़ जो है वो तो बिल्कुल डिफरेंट किस्म की पैटर्न पे चल रही होती है। आपने तो मैनेजमेंट की चीज़ों में देखना होता है, आपने एडमिनिस्टर करना होता है मुख्तलिफ चीज़ों को। साथ-साथ ये लिखने-लिखाने का और रिसर्च का ये सिलसिला आपको कैसे मिला और कैसे आपने इसको अभी तक निभाया है? देखिए, बात ये है कि ब्यूरोक्रेसी में अहले कलम लोग कम होते हैं, लेकिन होते ज़रूर हैं। कुदरतुल्लाह शहाब हैं या कुदरतुल्लाह मसूद साहब। मुफ्ती हैं या मुख्तार मसूद हैं, हाँ, या तो ये थोड़ा-सा जो कि लिखने लिखाने से या कलम से दोस्ती रखते हैं। ये डॉक्टर साहब थोड़ा-सा कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा-सा इसको दोबारा इसको लिंक को क्लिक करके आप दोबारा कोशिश करें आने की, तो हम उस पे ज़रा हो सकता है फिर ज़्यादा बेहतर हो जाए। तो इन द मीन टाइम मैं ज़रा अपने नाज़रीन से भी ये बात करता रहता हूँ। देखिए वो कायदे-आज़म के बारे में कहा था कि एज़ देयर वाज़ नो क्रीज़ इन हिज़ ड्रेस, देयर वाज़ नो ट्विस्ट इन हिज़ कैरेक्टर। यानी उनके कैरेक्टर के बारे में उनके जो दुश्मन थे वो भी मानते थे कि क्या कैरेक्टर है। यानी मैं कई दफ़ा ये अब यकीन माने कि मैं हैरान होता हूँ कि कितना ज़बरदस्त कैरेक्टर हो सकता है कि जो अपने दुश्मनों से अपने आप को मनवा ले। ये बहुत बड़ी बात है, ये कोई छोटी बात नहीं है। और हम लोगों ने अक्सर देखा है कि हमारे जो दुश्मन होते हैं, वो नॉर्मली मानते नहीं हैं। वो मानते नहीं है क्योंकि उनकी उसमें शिकस्त होती है। तो हियर कम्स डॉक्टर साहब सॉरी जी वो लाइन कट गई थी। जी, तो कोई दो मसला नहीं। जी ओवर टू यू। जी, तो बस मैं यही गुज़ारिश कर रहा था कि बेसिकली कलम का शौक जो है वो तो किसी शोबे के भी इंसान को हो सकता है। ठीक, और हमारे शोबे में तो ख़ैर माशाल्लाह ब्यूरोक्रेसी में पाकिस्तान में, इंडिया में, इवन बर्तानिया में काफ़ी लोग रहे हैं। तो मेरा 2-3 शौक रहे हैं इल्म और दानिश के हवाले से। एक तो पॉलिटिकल इस्लाम पे लिखना, रोल ऑफ इस्लाम इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, तो उसके ऊपर भी मेरी 2-3 किताबें हैं। और एक मेरा क्रेज़ है या पैशन है या आप कहें मेरी ज़िंदगी का इश्क है, दैट इज़ मिलिट्री म्यूज़िक। कि माशाल्लाह। दुनिया में जो जितने मिलिट्री बैंड्स हैं, ख़ास तौर पे जो ब्रिटिश ट्रेडिशन के हैं, जो बैगपाइप बैंड्स हैं पाकिस्तान में, यूके में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूज़ीलैंड में, और वो अफ्रीका के कंट्रीज़ जहाँ जो ब्रिटिश कॉलोनी रहे जैसे युगांडा, कीनिया, नाइजीरिया वग़ैरह, और इवन नॉर्थ में इजिप्ट। तो इस पे मेरा काफ़ी काम है और इसके ऊपर भी मेरी एक बुक है। अलबत्ता तो मुझे लगता है कायद-ए-आज़म कि एक प्रोग्राम जो है वो हमें म्यूज़िक पे भी करना पड़ेगा, मिलिट्री म्यूज़िक पे भी। नहीं, वो तो मेरा प्यार है, जो म्यूज़िक है दैट इज़ माशाल्लाह, माय लव। माशाल्लाह।
अच्छा इंस्ट्रूमेंटल डॉक्टर वे में। साहब, कमिंग बैक टू द टॉपिक, वो जो हमारी किताब है आज, वो ये जी, जी। किताब है जो मैं चाहूंगा कि आप हमें दिखा भी दें। जी, जी। मादरे हुर्रियत बेगम जिन्ना, कायद आज़म की जी, जी, जी। हमसफर। और इनके बारे में बड़ी खूबसूरत टाइटल है। मैं कायद आज़म को देखता हूँ, यकीन करें, ये मुझे क्या मैं बताऊँ, मेरे दिल के तार हिल हिल जाते हैं। ये अब आप असली वाली दिखाएं जरा। जी, जी, जी। ज़रूर, ज़रूर। ये देखें, ये तो नाज़रीन, ये है, ये किताब बेगम जिन्ना की के बारे में, जो कि डॉक्टर साहब ने लिखी है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप ज़रा थोड़ा-सा इसका जिस्ट हमें बताएँ कि इसका जिस्ट क्या है? ज़ाहिर है इसकी पूरी तफ़सीलात में तो हमारे पास जाने का टाइम नहीं होगा, लेकिन व्हाट इज़ द टेक अवे फ्रॉम दिस बुक? देखिए, बेसिकली मैंने बेगम जिन्ना पे 2 किताबें लिखी हैं। कायद-ए-आज़म के हवाले से मैंने 4 किताबें लिखी हैं और चारों उन मौज़ूआत पे हैं जिन पे पहले कम काम हुआ था। एक कायद-ए-आज़म की दौलत और जायदाद के हवाले से, एक कायद-ए-आज़म की औलाद के हवाले से और ठीक, 2 कायद-ए-आज़म की अहलिया के हवाले से, जिनमें से एक ये है। ये कायद-ए-आज़म की अहलिया की ज़ाती ज़िंदगी के बारे में है। तो यहाँ पे इस किताब में मैंने थोड़ी तहकीक की और ये इस नतीजे पे पहुँचा कि कायद-ए-आज़म, जैसा कि अभी आपने शुरू में भी कहा कि हर कामयाब इंसान के कामयाबी के पीछे कहा जाता है एक औरत का हाथ होता है, तो कायद-ए-आज़म की ज़िंदगी में, उनकी कामयाबियों में बेगम जिन्ना का हाथ बहुत वाज़े तौर पे दिखाई देता है। बेगम साहिबा एक बेसिकली एक बहुत ज़्यादा क्या कहने चाहिए कि इमोशनल, पैशनेट किस्म की खातून थीं। उनकी बड़ी ख़्वाहिश थी कि आज़ादी मिले, बल्कि वो जैसे छोटी बच्ची थीं, 11, 12, 13 साल की, तो अपनी सहेलियों को ख़त लिखा करती थीं कि मेरा ख़्वाब है कि मैं एक तलवार उठाऊँ, मुकाबला करूँ और अंग्रेज़ों को निकाल दूँ। तो ये उस वक़्त थी जैसे वो क्लास छठी 7वीं में होती थीं। तो ये जो उनका स्पिरिट था कि जी एक वो मैदान जंग में जाएँ और उसका, तो कायज़ से उन्होंने शादी भी इसीलिए की, क्योंकि अमंग द इंडियन पॉलिटिशियंस, जो यानी जो बरसगीर पाक-ओ-हिंद था उस वक़्त, जो यूनाइटेड इंडिया था, ब्रिटिश इंडिया था, तो उसमें उन्हें कायद-ए-आज़म एक ऐसे लगे जो कि फ़र्मली एंटी कॉलोनियलिस्ट थे, जो कि साम्राज्य के मामले में किसी कॉम्प्रोमाइज़ पे यकीन नहीं रखते थे। हाँ, मैं किसी रहनुमा को मतलब क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, लेकिन हकीकत ये है कि सर सैयद अहमद खान जेन्युइनली समझते थे कि हमारी मुसलमानों की बका बरतानवी राज से वफ़ादारी में है। ठीक, ठीक। इसी तरह गांधी जी, जो कि वो उनका वो था अहिंसा वगैरह का, नॉन वायलेंस का एक उनका मोटो था। तो शुरू के 10-20 साल तो वो सिर्फ़ मतलब अंग्रेज़ की वफ़ादारी पे यकीन रखते थे। तो कायद-ए-आज़म के बारे में तो बड़ा साफ था कि फ्रॉम डे वन व्हेन ही एंटर्ड पार्लियामेंट एज़ अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, उस दिन से लेके तो जब तक वो पाकिस्तान के गवर्नर जनरल नहीं बने, तो ये तकरीबन 4 अशरों का मतलब 4 या डेकेड्स जो है उनकी पार्लियामेंट्री हिस्ट्री है, पार्लियामेंट्री लाइफ़ है कायद-ए-आज़म की। तो उसमें कायद-ए-आज़म वाज़ अ फियर्स एंटी ब्रिटिश, एंटी colonialist, वाज़ अ फियर्स नेशनलिस्ट। और ये वो चीज़ थी जो बेगम साहिबा को शायद उनके बारे में पसंद आई और वो उन्होंने उनसे शादी करने की कोशिश की। कोशिश मैं इसलिए अच्छा, कहूँगा क्योंकि बिफोर वी गो अहेड डॉक्टर साहब, इसमें मैं आपको बल्कि मेरे जहन में सवाल ये आया कि ये जो तस्वीर है, और ये जी, टाइटल भी जो आपने लगाई हुई है, ये कलर्ड है। तो जी, ये आपने ट्रीट की है, कैसे की है ये? जी। असल में इस तरह है कि ये किताब में इसमें काफ़ी ज़्यादा इसमें बहस की गई है कि इत्तेफ़ाक कुछ ऐसा है कि कायद-ए-आज़म की अहलिया मोहतरमा की तमाम तस्वीर डिस्ट्रॉय कर दी गईं। कब की, किसने की, क्यों की, इसके ऊपर मैं नहीं जाता और किताब में भी मैंने यही लिखा है कि जिस बारे में कोई दावा, मतलब जिसके बारे में सबूत ना हो, तो खामोशी बेहतर होती है, मज़ीद मुहक्किकीन इस पे तहकीक करेंगे। लेकिन ये बात तयशुदा है कि बेगम जिन्ना को अपने पोर्ट्रेट्स बनाने का बड़ा शौक था और क्योंकि फ़ोटोग्राफ़ी उस वक़्त ब्लैक एंड व्हाइट होती थी, लिहाज़ा बेगम साहिबा किसी न किसी मशहूर पेंटर को बुलाती थीं और अपनी आप को पेंट करवाती थीं। तो जब बेगम साहिबा का इंतकाल हो गया, तो कायद-ए-आज़म ने वो 40 मुख्तलिफ साइज़ेज़ के कलर्ड पोर्ट्रेट कायद-ए-आज़म के पास मौजूद थे, जो कि बेसिकली पेंटिंग थे। और कायद-ए-आज़म ने सारी ज़िंदगी इनको सँभाल के रखा और ये जो है उनके कायद-ए-आज़म के ड्राइंग रूम वग़ैरह में भी लगे होते थे। बेगम साहिबा के पोर्ट्रेट कायद-ए-आज़म ने कभी दोबारा शादी नहीं की। और जब 1947 में वो गवर्नर जनरल बन के पाकिस्तान आए, तो एक उनका घर जो था दिल्ली में 10 औरंगज़ेब रोड, जो आजकल डच एम्बेसडर टू इंडिया की रिहाइशगाह है, दैट यूज्ड टू बी द जिन्ना हाउस, फिर कायद-ए-आज़म ने बेच दिया था। तो वो वहाँ पे जितने कायद-ए-आज़म की अहलिया से मंसूब चीज़ें थी और तमाम फर्नीचर वग़ैरह, तो वो कायद-ए-आज़म ने मँगवा लिया। तो पाकिस्तान आर्मी की एक यूनिट थी कर्नल हक नवाज़ की क़यादत में, उधर गई, 52 कार्टनों में ये सारी चीज़ें रखी गईं और 2 ट्रक लेके तो वो कराची पहुँच गई। बेगम साहिबा के तस्वीर के अलावा हर चीज़ आज भी मौजूद है और इतने ज़्यादा वो सामान है कायद-ए-आज़म का, यानी पेन भी मौजूद है, उनका मोनोकल्स भी मौजूद हैं, उनकी 2 पिस्टल्स थी,
जो उन्होंने मतलब शौकिया रखी हुई थी, उन्हें गिफ्ट मिली थी, वो भी मौजूद हैं। और कराची में 3 अजायब घर हैं। एक कायदे-आज़म हाउस म्यूज़ियम कहलाता है, अवारी होटल के सामने शाहराह फैसल पे, जो कायदे-आज़म का ज़ाती बंगला था। उस वो अब म्यूज़ियम बना हुआ है, कुछ फर्नीचर और ब बर्तन वगैरह उधर रखे। कुछ जो है वो मज़ार-ए-कायद के नीचे बेसमेंट पूरा म्यूज़ियम है, तो कायदे-आज़म की कारें और बड़ी चीज़ें और फर्नीचर, डाइनिंग हॉल वो उधर रखे। और वज़ीर मेंशन जहाँ कायदे-आज़म की पैदाइश हुई थी, बाकी चीज़ें उधर। क्यूरियसली बेगम साहिबा से रिलेटेड सारी चीज़ें जो हैं वो मिसिंग हैं। यानी कि उनकी एक भी कलर्ड फ़ोटो दुनिया में मौजूद नहीं। To bring Begum Sahaba back to life, to give an impression of how did she look like when she was when she was alive. तो ये हमने जी पिछले 3-4 साल में उनकी काफ़ी तस्वीरें डिजिटली रिकंस्ट्रक्ट करवाई हैं। हाँ, पाकिस्तान नेशनल आर्काइव्स में उनकी 2-3 फ़ोटोग्राफ्स पड़ी हुई थी। तो आजकल बड़े सॉफ्टवेयर हैं, मिसाल के तौर पे अगर कोई बंदा 16 साल का ऐसा लगता है, तो सॉफ्टवेयर्स हैं जो उसको उसको फिर वो उसको उसको ग्रो करता है और बताता है कि अगर 16 साल में इंसान इस तरह का लगता है, तो 19 साल में इस तरह का लगता होगा। और जी, इसी तरह के सॉफ्टवेयर्स हैं जिसमें फिर आपको डिटरमाइन करना होता है कि कौन से कलर्स आपने देने हैं। मतलब ये ग्रीन कलर की साड़ी इसमें पहनी है, तो ये मेरी ज़ाती चॉइस थी कि इसमें बेगम साहिबा हरी रंग की साड़ी में नज़र आएँ और कायद-ए-आज़म साहब नीले रंग के सूट में। तो ये जी जितनी फ़ोटोग्राफ्स इसमें बेगम साहिबा और कायद-ए-आज़म की इकट्ठी हैं, वो सारी डिजिटली रिकंस्ट्रक्टेड हैं। जी। तो ये जो तस्वीर है, यानी इसको आप कितना हकीकत के करीब कह सकते हैं कि ये कितनी हकीकत के ऐन मुताबिक होगी? देखिए, बात ये है कि हकीकी तस्वीर तो 1908 से पहले जब बरसगीर में कैमरा नहीं आया था या कम से कम जो मौजूदा पाकिस्तान है, कराची वगैरह में नहीं आया था, तो जितनी भी तस्वीर हैं, मिसाल के तौर पे शहनशाह जहांगीर की, सर सैयद अहमद खान की, मतलब क्वीन कैथरीन द वन की, तो वो सारी जो ज़ाहिर है वो एक या तो पेंटिंग होती है हाँ, या फिर जी। ये है कि वो क्लोज़ेस्ट पॉसिबल प्रॉक्सिमिटी जो होती है वो है। आपने उनका कोई पोर्ट्रेट देखा हुआ है जो ओरिजिनल था, जो पेंटर ने बनाया हुआ था? नहीं, नहीं, ओरिजिनल पोर्ट्रेट तो कोई मौजूद पेंटर वाला तो नहीं है, अलबत्ता ये है कि 3-4 तस्वीरें उनकी ओरिजिनल मौजूद हैं, जो नेशनल उससे आर्काइव उससे ऑफ ये पाकिस्तान कितनी में। कितनी मुताबिकत रखती है? मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि उससे कितनी मुताबिकत है इसकी तकरीबन इस ये 100% है, मतलब इन द सेंस कि अच्छा, क्योंकि वो ब्लैक एंड व्हाइट थी और ब्लैक एंड व्हाइट वो आपको पता है पहले ज़रा थोड़ी-सी वो हाँ, जो सॉल्यूशंस उसमें केमिकल इस्तेमाल होते थे आज से 100 साल पहले, वो इतने डेवलप नहीं थे जो 2021 में हैं। तो उसकी वजह से ये है कि वो बहुत मदन तस्वीरें, लेकिन जो मौजूदा सॉफ्टवेयर्स हैं वो डिजिटल रिकंस्ट्रक्शन एज़ क्लोज़ टू ओरिजिनल एज़ पॉसिबल कर देते हैं। वैसे मैं इसलिए यही उनका पूछ रहा हूँ चेहरा है। डॉक्टर साहब, ये मुझे अब देखें कितनी ग्रेसफुल ये बनाई है आपने। मैं तो इसलिए आपको हैट्स ऑफ टू यू। ये जिस तरीके से आपने बनवाई है और जो आपने कॉम्बिनेशन रखा है और जो कलर कॉन्ट्रास्ट आपने रखा है कायद-ए-आज़म के साथ और उनका, इट्स सो ब्यूटीफुल और इतना खूबसूरत है कि इंतहाई जाज़िब नज़र है। इसमें मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आपकी बात से मुझे मैं यानी बात निकालते हुए, मैंने इस किताब में भी बड़ी तफ़सील से बात की है। बेगम साहिबा का हवाला 18 किताबों में मिलता है। यानी जैसे किसी न किसी जैसे वज़ीर-ए-आज़म जवाहरलाल नेहरू इंडिया के पहले वज़ीर-ए-आज़म थे, तो उनकी 2 हमशीराएँ थीं, 2 ही बहनें थीं उनकी, एक कृष्णावती सिंह और एक विजया लक्ष्मी पंडित। दोनों ने अपनी-अपनी ऑटोबायोग्राफ़ी लिखी और ऑटोबायोग्राफ़ी लिखी तो जैसे कायद-ए-आज़म का कहीं न कहीं ज़िक्र आया, तो बेगम साहिबा का भी आया। इसी तरह कायद-ए-आज़म के एक अ, ब ब दस्ते राज़ थे, एक जूनियर वकील थे, एमसी छागला, मोहम्मद अली करीम भाई छागला। उन्होंने अपनी किताब लिखी 1973 में अपने फ़ौत होने से पहले, ज़ाहिर है ऑटोबायोग्राफ़ी, तो उसमें उन्होंने बेगम साहिबा का ज़िक्र किया। टोटल 18 हवाले बेगम साहिबा की ज़िंदगी में उनके बारे में मिलते हैं। 18 के 18 में एक चीज़ कॉमन है कि जो चीज़ किताबें कायद-ए-आज़म के दोस्तों ने या मुस्लिम लीग के हमख़याल लोगों ने लिखी उस दौर में 1920, 1925, 1930 के वाक़यात के हवाले से, चाहे वो किताब 1950-60 में आई हो और जो कायद-ए-आज़म के इंतहाई मुख़ालिफ़ीन ने लिखी, नेहरू ख़ानदान या गांधी खानदान। एक बात हर एक ने लिखी कि बेगम साहिबा इंतहा की खूबसूरत, बला की ज़हीन और हाँ, बहुत खुशगुफ्तार थीं। तो उनकी खुशशक्ल होना और खुशगुफ्तार होने पे तो 18 की 18 किताबों में दोस्तों और दुश्मनों में किसी में कोई कलाम, कोई कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है। हाँ, कि हर एक यानी बेगम जो नेहरू साहब की हमशीरा सारी किताब में कायद-ए-आज़म के बारे में जहाँ पे भी ज़िक्र होता है 3-4 दफ़ा नेगेटिवली करती हैं। अलबत्ता जहाँ पे भी वो लिखती हैं जिन्ना एंड हिज़ वेरी ब्यूटीफुल वाइफ। अब आज के दौर में भी साउथ एशिया से क्योंकि आपका भी ताल्लुक है पाकिस्तान से हवाई तौर पे और अपने इधर ज़िंदगी गुज़ारी। आज के दौर में भी किसी दूसरे दोस्त की बीवी की तारीफ़ करना कोई इतना आसान नहीं है पाकिस्तान में। हाँ, मेरा हाँ, करीबी दोस्त है और मैं कहूँ जी भाभी बड़ी खूबसूरत है, तो वो हाँ, शायद अगली दफ़ा मुझसे नाराज़ हो जाए। हाँ, तो हाँ, कोई ख़ास बात इसमें थी, क्योंकि मैंने किसी और शख़्सियत के बारे में
फीमेल शख्सियत के बारे में, उनके फिजिकल हुस्न के बारे में वो तारीफें नहीं सुनी या पढ़ी, क्योंकि मेरा बहुत ज्यादा मुतालिया है। ज़ाहिर है मैंने 8 किताबें लिखी हैं, तो हर किताब को लिखने के लिए 100-200 किताबें पढ़नी पड़ती हैं और उससे अर्थ निकालना पड़ता है। एब्सोल्युटली। तो मेरा ये ख्याल है कि शायद ही कायद-ए-आज़म के बारे में कोई किताब लिखी गई हो दुनिया में कहीं पे भी जो मेरे ज़ेर मुतालिया ना रही हो। क्या बात! तो बेगम साहिबा के बारे में जिस तरह तारीफ़ की गई, उनके खुश-शक्ल होने के बारे में, उनके खुश-मिज़ाज होने के बारे में और उनका जो फिज़िकल हुस्न था कि एक आपको बताऊँ, राजा साहब महमूदाबाद एक मुस्लिम लीग के एक या ज़माने में सदर या गुज़रे कायद-ए-आज़म बहुत से बड़े भी लीडर। पहले। बहुत बड़े लीडर थे। उनका एक बेटा था 4 साला शहज़ादा अमीर मोहम्मद खान, ज़ाहिर है जैसे वो बड़ा हुआ तो वो राजा साहब महमूदाबाद बना। तो वो उन्होंने 1976 में अपनी याददाश्तें एक इंटरव्यू में शेयर की। तो उसमें उन्होंने कहा कि जी मैंने बेगम साहिबा को देखा था जब मैं 4 साल का था। और वो इस अच्छा, तरह हुआ कि वो 1914 में पैदा हुए थे और बेगम साहिबा और कायद-ए-आज़म की शादी 1918 में हुई थी। तो कायद-ए-आज़म साहब और बेगम साहिबा अपने हनीमून के लिए राजा साहब महमूदाबाद के महल में ठहरे थे। एक जगह नैनीताल, जैसे जी, जी, वो जी, एक जी। हमारा मरी या नथिया गली है, तो इंडिया में नैनीताल जो एक पिक्चरेस्क मकाम है, तो कायद-ए-आज़म और बेगम साहिबा 4 हफ्तों के लिए 28 डेज़ के लिए वहाँ पे तशरीफ़ ले गए थे, अपनी हनीमून पे शादी के फ़ौरन बाद। तो वो राजा साहब महमूदाबाद के महल में ठहरे, तो राजा साहब ने उनको वेलकम किया और उसके बाद फिर वो अपने दूसरे महल लखनऊ वापस चले गए और नैनीताल में ये मियाँ-बीवी रहे। तो वहाँ पे वो बताते हैं राजा साहब महमूदाबाद छोटे वाले कि जी जो 1976 में बताते हैं कि जब मैं 4 साल का था 1918 में, 1914 उनकी पैदाइश है। तो मैंने जैसे देखा कि कायद-ए-आज़म उनकी अहलिया आ रही हैं, तो कहते हैं कि मुझे लगा जैसे कोई परी आ रही है और ओह! कहते हैं कि जी मैंने दौड़ लगाई और मैं दुल्हन की गोद में बैठ गया। बाप ने, माँ ने, जो बड़े राजा साहब महमूदाबाद थे, सख्त नाराज़गी का इज़हार किया, घूर के देखा, कहते हैं लेकिन मैंने उतरने से इनकार कर दिया। कहते हैं वो दिन हुँ, और आज का दिन कि आज मैं बूढ़ा हो गया। कहते हैं हाँ, मैंने पूरी ज़िंदगी में इतनी खूबसूरत इंसान नहीं देखी। सुभान तो कहने अल्लाह! का मकसद है कि जो एक इंसान 70 साल की उम्र में भी ये कह रहा है कि अब मेरी पूरी हाँ, ज़िंदगी गुज़र गई है, मैंने क्या इससे बात! खूबसूरत देखा ही किसी को नहीं। इसी तरह एक बड़े मशहूर रहनुमा थे दीवान चमन लाल, कायद-ए-आज़म के वो बहुत मद्दाह भी थे और कांग्रेस के अगरचे लीडर थे और पंजाब असेंबली मुत्तहिदा पंजाब असेंबली के मेंबर रहे बहुत अरसा, बाद में फिर इंडिया में वज़ीर भी रहे, आज़ादी के बाद। तो वो भी लिखते हैं कि पूरी दुनिया में शायद ही कोई खातून हो, जो कि हुस्न में जो अंग्रेज़ी में उन्होंने लिखा है, हू कैन इवन शो अ कैंडल टू मिसेस जिन्ना, कि वो एक ओह! मोमबत्ती भी जला के दिखा सकती हो। तो बेगम साहिबा का ओह! एक ये पहलू किताब बड़ा खूबसूरत है। दूसरा पहलू उनकी खुश लिबासी का है, कि कायद-ए-आज़म को लिबास का बहुत शौक था। जब मैं एक क्या वाक़या बात! अक्सर अपने इंटरव्यूज़ में सुनाता होता हूँ, कि एक दफ़ा कायद-ए-आज़म रेडियो के इंटरव्यू में थे और अचानक इंटरव्यू छोड़ के चल पड़े, परेशान हो गए और थोड़ी देर बाद वापस आए मुस्कुराते हुए। तो इंटरव्यूअर ने कहा कि सर क्या हो गया था, आप उठ के चले? कहते हैं वो मेरा जो वो बैटमैन था उसने कमाल ही कर दिया, मेरे ये जो कफ लिंक्स थे तब बटन तो नहीं होते, कफ हाँ, लिंक्स टाई से मैचिंग ही नहीं थे। अब बात ये है कि अगर टेलीविज़न होता तो फिर तो बात थी कि भई टेलीविज़न पे तो हाँ, नज़र आ रहा है, रेडियो पे तो हाँ, नज़र हाँ, नहीं आता। क्या बात! लेकिन खुशनवासी में वो इतने मतलब कंसर्न इमैक्युलेट। थे हाँ, कि उनको हाँ, इमैक्युलेट कि उन्हें अनईज़ीनेस हो रही थी कि यार ये मेरे जो है ना मैच नहीं कर। तो हाँ, बेगम हाँ, साहिबा के बारे में भी यही था कि उनकी जो सबसे बड़ी खुशमज़ाकी यानी द थिंग दैट वाज़ ऑलवेज़ एप्रिशिएटेड वाज़ हर लव फॉर ड्रेसेस। यहाँ ओह! तक कि जिस किस्म का ब्लाउज़ उन्होंने इंट्रोड्यूस किया अपनी साड़ी के साथ, वो बहुत अरसे तक इंडियन ब्लाउज़ के नाम से एक फ़ैशन स्टेटमेंट बना रहा, कि जो क्या साहिब सरवत ख़वातीन थीं, वो उस किस्म का ड्रेस का वो पसंद फरमाती थीं और वो एक फ़ैशन स्टेटमेंट बन गया फॉर नेक्स्ट 2 और 3 जनरेशन। इसी तरह मैंने मुख्तलिफ़ वाक़यात लिखे हैं कि मुख्तलिफ़ महारानियाँ, महारानी ऑफ कपूरथला, दूसरी महारानियाँ, कोई बड़ा मौका होता था तो मिसेज़ जिन्ना से पूछा करती थी कि भई आप बताएँ कि हम ये मतलब कैसे मतलब ड्रेस की मैचिंग करें और किस रंग का गजरा पहने और किस रंग की पायल पहने वग़ैरह-वग़ैरह। हाँ, हाँ, तो एक और बड़ा मशहूर वाक़या एक बदरुन्निसा बेगम काफ़ी मशहूर मुसलमान रहनुमा गुज़री हैं, उनके अम, हुसैन हैदर देहलवी जी, उनके हस्बैंड थे जो दिल्ली के बड़े मशहूर वकील भी थे। एक आगा शायर देहलवी एक शायर थे दिल्ली के, वो इनके जेठ थे। तो वो बदरुन्निसा बेगम कहती हैं कि जी वो एक दफ़ा इनसे मिलने गई, किसी को कोई सिफ़ारिश करानी थी, मिसेज़ जिन्ना की सहेली थी कि उनको ये कह दें। तो कहती हैं जैसे मैंने उनकी साड़ी देखी तो कहती है मैं तो अशश कर उठी कि मतलब व्हाट अ टेस्ट! तो कहती हैं कि मैंने हल्का-सा ज़िक्र किया कि आपकी साड़ी बहुत खूबसूरत है। तो कहती हैं कि बस बेगम साहिबा का ये सुनना था कि वो खिलखिला के हँसी और उन्होंने कहा कि जी एक तो इस पे मेरी साड़ी पे पैसे पूरे हो गए और हाँ, दूसरा जहाँ-जहाँ वैसे मैंने कढ़ाई कराने में जो मेहनत की है ना और जो मैंने सर खपाया कारीगरों से वो भी पूरा हो गया कि आपने इसकी तारीफ़ कर दी। तो कहने का माशाअल्लाह। मकसद ये है कि शी वाज़ वेरी मेटिकुलस
अबाउट हर इमैकुलेट ड्रेसिंग एंड शी वाज वेरी कंसर्न्ड अबाउट इट। तो अच्छा, आपने कहा कि दूसरा उसके बारे थोड़ा-सा बात जी, कर जी। रहे थे कि उनका जो पॉलिटिकल लेवल पे किस जी। तरह उन्होंने सपोर्ट किया कायद-ए-आज़म को? किस तरीके से उनकी जो तहरीक थी, उसमें उनका क्या रोल था? और किस तरीके से देखिए, उन्होंने एक मैं तो सपोर्ट के तौर ये पर चाहूँगा कि कभी जो है ना ये मेरी दूसरी किताब है उसके बारे में। ये जी, किताब उस पे भी इंशाल्लाह कभी 15-20 मिनट का अलग प्रोग्राम रखिएगा। इंशाल्लाह, मुख्तसरन इंशाल्लाह। ये है कि बेगम साहिबा का जो मेन किरदार था, वो ज़ाहिर है कायद-ए-आज़म का जो साथ था वो बेसिकली पॉलिटिकल था। बेगम साहिबा जो थीं मतलब शी वाज़ अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर कायद-ए-आज़म। कैसे थीं? मतलब इसके ऊपर मेरी 450 सफ़ों हाँ, की किताब है। 2-3 जी, मिनट में बताना शायद मुश्किल हो, लेकिन चलिए 1-2 चीज़ें बताता हूँ। नंबर 1 ये कि कायद-ए-आज़म एक कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट थे। कायद-ए-आज़म का ये ख़्याल था हर चीज़ आइन के मुताबिक होनी चाहिए। अगर कोई चीज़ गलत हो रही है तो ऐवान में इसको मामले को रेज़ किया जाए। बेगम साहिबा का ख़्याल था कि नहीं, अंग्रेज़ जो है उसको जाने के लिए हमें जानें भी कुर्बान करनी चाहिए तो की जाएँ। तो कायद-ए-आज़म ने अगर ज़ाती तौर पे कभी मुज़ाहिरों में हिस्सा लिया है, तो ना बेगम साहिबा से एफ़िलिएशन से पहले लिया है, क्योंकि वो तो सियासत में काफ़ी पहले से थे, 1906 में उन्होंने कांग्रेस जॉइन की कायद-ए-आज़म ने, शादी उनकी हुई 1918 में। तो उन 12 सालों में उन्होंने ज़िंदगी में कभी भी किसी स्ट्रीट पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लिया। 1929 में जब बेगम साहिबा का बीमारी की वजह से, पेट के कैंसर की वजह से इंतकाल होता है, तो उससे लेके 1948 तक भी कायद-ए-आज़म ने कभी नहीं किया। अच्छा, कायद-ए-आज़म जब भी स्ट्रीट पॉलिटिक्स में आए हैं, वो बेगम साहिबा की वजह से हैं और बेगम साहिबा साथ रही हैं। यहाँ तक मैं आपको एक वाकया बताता हूँ क्योंकि ये मतलब पूरे तफ़सील का मुतकाज़ी है ये मौज़ू एक बहुत बड़ा है, कि एक दफ़ा लॉर्ड विलिंगटन एक बड़ा मशहूर गवर्नर क्या? गुज़रा है जी, जी, जी। बॉम्बे का, बाद में वो वाइसरॉय भी बना 1931 में, लेकिन 1913 में वो 1913 से 18 5 साल वो गवर्नर। जब वो बॉम्बे से जाने लगा तो कुछ हामी शहरियों ने कहा कि हम इसकी याद में मॉन्यूमेंट बनाएँगे, एक यादगार बनाएँगे। बेगम साहिबा ने कहा, "भई किस खुशी में बनाएँगे?" मतलब ये एक साम्राज्य हुकूमत का नुमाइंदा था, पुलिस ने मुख्तलिफ जगह पे मुज़ाहिरीन पे गोली चलाई है, अब हम इसकी यादगार भी बनाएँगे। बेगम साहिबा ने कहा, "जी, भई यादगार तो नहीं बनेगी और अगर बनाने की कोशिश की तो मैं आके रोकूँगी।" तो बेगम साहिबा ने मुख्तलिफ जगह स्ट्रीट जलसों से खिताब किया और एंड में 10 दिसंबर को एक बड़े जलसे का ऐलान किया, जिसकी क़यादत उन्होंने खुद फरमाई, जिसमें 25 से 30 हज़ार तक अफ़राद शरीक हुए, जिसमें खातून अक़लियती ही थीं, बेगम साहिबा खुद। वहाँ पे ज़ाहिर है पुलिस आ गई। पुलिस ने कहा कि भई आप ये जगह खाली करें। तो बेगम से साहिबा ने कहा कि जी मैं तो खाली नहीं करती, आप जो कर सकते हैं करें। तो पुलिस ने ज़ाहिर है तशद्दुद वगैरह शुरू कर दिया मर्दों पे और बेगम साहिबा क्योंकि खातून थी उन्होंने उनके ऊपर वाटर कैनन्स फेंकी। तो उसमें फिर बाद में मुज़ाहरे में कायद-ए-आज़म भी ज़ख्मी हो गए, 300-400 लोग गिरफ्तार भी हुए। लेकिन बेगम साहिबा अपनी जगह से टस से मस ना हुई और इवेंचुअली ये हुआ कि इतना मामला कंट्रोवर्शियल हो गया अखबारों में, टीवी में कि इतना कंट्रोवर्शियल हो गया कि इट वाज़ डिसाइडेड कि वो यादगार नहीं बनेगी। अच्छा, लोग इतने इंस्पायर हुए कि एक 18 साल की लड़की है, 150 पुलिस वाले खड़े हैं और वो भी कॉलोनियल पुलिस, जिस वक़्त गोली चलती थी, सैकड़ों में भी चलती थी, जैसे जलियांवाला बाग में वो। तो उन्होंने जनाब ये हट नहीं रही, तो फिर ₹1 फंड एक कायम हुआ, उससे ₹65,000 जमा हुए और फिर एक पीपल्स जिन्ना हॉल बनाया गया, जो आज भी कायम है, 2021 में। यानी मॉन्यूमेंट तो बना, लेकिन लॉर्ड विलिंगटन के लिए नहीं, मिस्टर और मिसेज़ जिन्ना के लिए। तो ये क्या तो मैं बात है। आपको एक वाकया सुना रहा हाँ। हूँ। नहीं, इस पे डॉक्टर साहब हम ऐसे करेंगे कि चूँकि बात में तशनगी रह गई है और जी। हम वो इतना खूबसूरत आपने बयान किया है कि उसमें पूरा ये शो का टाइम गुज़र गया, लेकिन मेरा ख़्याल है कि हमें जी, इसके ऊपर मज़ीद 1-2 शो जो हैं वो बेगम साहिबा के बारे में करने पड़ेंगे और फिर हम डेफ़िनिटली, इसको थोड़ा-सा लोगों को तक पहुँचा सकेंगे। अभी तो बिल्कुल मुझे सही। खुद तशनगी फ़ील हो रही है। तो जी, हाँ, हाँ, तो इंशाल्लाह अब आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। लेकिन बहुत शुक्रिया। मैं इस वादे के साथ कि आपसे इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी, मैं ज़रूर, आपसे इजाज़त चाहता हूँ और आखिर में दुआ बहुत कि मेरी शुक्रिया। इज़्ज़त के लिए काफ़ी है कि मैं तेरा ही बंदा हूँ। मेरे फ़ख्र के लिए काफ़ी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं चाहता हूँ, मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। स्पुरदम बतोमाए खेशरा, तू दानी हिसाबे कमो बेशरा। मुझे इसरार कसाना को डॉक्टर साद एस खान के साथ इजाज़त दीजिए। जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।